हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो फार्माकोलॉजी में आज हमारा नया यूनिट है, यूनिट 7 में हम देखेंगे कि क्या है हमारा यूनिट 7। फर्स्ट हम जानेंगे कि यूनिट 7 है क्या। तो यूनिट 7 में ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री का मतलब होता है कि आउटर सरफेस ऑफ आवर बॉडी। तो आउटर सरफेस ऑफ आवर बॉडी हमारा क्या है, स्किन है। तो स्किन में यूज होने वाले, स्किन में किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर जो हम ड्रग यूज करते हैं वो हमारा हो जाएगा इंटेगुमेंट्री सिस्टम में यूज करने वाला ड्रग, ये होगा। तो इसमें हम मेनली हमारे 3 ड्रग मेनली होते हैं। वो होता है एंटी हिस्टामाइंस का ड्रग होता है, इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। एंटी प्रोराइटिक्स होते हैं, और थर्ड है हमारा टॉपिकल यूज फॉर स्किन। और टॉपिकली मतलब हम वो यूज कैसे क्या करेंगे, कौन सा ड्रग यूज करेंगे। तो ये सब हमारे 3 ड्रग्स होते हैं, एंटी हिस्टामाइन, एंटी प्रोराइटिक्स और टॉपिकल यूज फॉर स्किन। ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग। तो एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग में हम फर्स्ट में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है। तो हिस्टामाइंस एंटागनिस्ट आर द ड्रग और एजेंट दैट एंटागनिस्ट द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। ये क्या है कि हिस्टामाइन एंटागनिस्ट का मतलब होता है कि अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट, मतलब हिस्टामाइन के अगेंस्ट वर्क करने वाला जो ड्रग होता है वो हिस्टामाइन एगनिस्ट होता है। मतलब एक ऐसा एजेंट या ड्रग है, क्या है कि जो क्या करता है कि हिस्टामाइन के एक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है। फॉलोइंग आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो क्या हो जाता है कि जो निम्नलिखित दिए गए हैं 3 टाइप्स के हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके रिसेप्टर के बेस पे इसको 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है कि जो हिस्टामाइन रिसेप्टर होते हैं वो 3 होते हैं, H1 होते हैं, H2 होते हैं, H3 होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, H1 एंटागनिस्ट। H1 एंटागनिस्ट में देखते हैं कि दीज आर क्लासिकल एंटीहिस्टामाइंस ब्लॉकिंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन एंड यूज इन एलर्जिक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये है क्लासिकल एंटी हिस्टामाइंस हैं जो ब्लॉक करते हैं, किसको ब्लॉक करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामाइन एक ऐसा समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में एक प्रोडक्ट होता है, एक एजेंट होता है जो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस होता है। तो उसको क्या करता है, उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है H1 एंटागनिस्ट। ये क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देगा। तो उसको ब्लॉक कर देगा तो एलर्जी हमारे बॉडी में नहीं होगा। तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन एलर्जिक डिसऑर्डर। एलर्जिक डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, H2 एंटागनिस्ट। तो H2 एंटागनिस्ट में मतलब सिमिटिडीन, जैनिटिडीन एंड फैमोटिडीन और द H2 एंटागनिस्ट रिड्यूसिंग द गैस्ट्रिक HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक सिक्रीशन एंड यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो इसमें बताया जा रहा है सिमिटिडीन, जैनिटिडीन आप जो है कॉमनली ये जानते होंगे, जो एसिलॉक के नाम से भी आता है। तो इसका ब्रांड नेम एसिलॉक होता है। तो ये क्या होता है कि ये सिमिटिडीन, रैनिटिडीन, फैमोटिडीन ये H2 एंटागनिस्ट होते हैं। जो क्या होता है हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब एसिड की सिक्रेशन को क्या कर देता है, ये बंद कर देता है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें क्या हो जाता है, हेल्पफुल रहता है। फिर थर्ड हमारा क्या है, H3 एंटागनिस्ट। तो थायोपेरामाइड एंड H3 एंटागनिस्ट रेगुलेट्स द हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम द हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ CNS बाय द प्रीसिनेप्टिक्स ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो इसमें बताया जाए कि थायोपेरामाइड एक H3 एंटागनिस्ट होता है जो क्या करता है कि हिस्टामाइन के रिलीज को रेगुलेट करता है और रिलीज फ्रॉम द हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ CNS, और CNS से हिस्टामिनर्जिक के न्यूरॉन्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है बाय द प्रीसिनेप्टिक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा, प्रीसिनेप्टिक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा। फिर क्या बताया जा रहा है, लास्ट लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड
टू बी यूज्ड थेराप्यूटिकली। ये बताया जा रहा है कि H3 एंटागनिस्ट का यूज जो है वो थेराप्यूटिकली के रूप में यूज नहीं किया जाता है। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। मेनली इसका सिंपल सा रीज़न यही जान लीजिए कि ये क्या होता है, कि इसका रीज़न इसलिए होता है क्योंकि इसको आइडेंटिफाई तो किया गया है H3 एंटागनिस्ट के रूप में, लेकिन इसका कोई मेनली एक सर्टिफिकेट इसको नहीं दिया गया है, प्रमाणित नहीं किया गया है कि ये H3 एंटागनिस्ट के रूप में एज ए वर्क ये करता है या उस रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ऐसा ये प्रूव नहीं किया गया। तो इसी की वजह से ये इसको रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। तो हमारे जो हैं वो एंटी हिस्टामाइन ड्रग में, हाँ एंटी हिस्टामाइन ड्रग में हमारे मेनली ज़्यादातर यूज होने वाला H1 और H2 ही होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, H1 एंटागनिस्ट। तो H1 एंटागनिस्ट में क्या होता है, अनटिल द डिस्कवरी ऑफ H1 रिसेप्टर नो अदर हिस्टामाइन रिसेप्टर हैड बीन आइडेंटिफाई किया, कि जब तक H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट को डिस्कवर किया गया था, इसके कंपेयर में कोई भी और अदर ड्रग को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, तब H1 एंटागनिस्ट वेर टर्म एज एंटी हिस्टामाइन। तो क्या होता है कि H1 एंटागनिस्ट को एंटी हिस्टामाइंस के रूप में भी जाना जाता है। दे काज ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ ओनली H1 रिसेप्टर, दे डू नॉट ब्लॉक एनी अदर हिस्टामाइन रिसेप्टर। क्या हो जाता है कि इसके कंपेयर में क्या होता है कि ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा लेकिन और अदर हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता है। फिर एड्रीनालिन ए फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन एक्ट्स वाया द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। क्या है कि एड्रीनालिन क्या करता है कि हिस्टामाइन के एक्शन के फिजियोलॉजिकल अगेंस्ट होता है बाया एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से, एंड रिवर्सेज दी ब्रांकोडाइलेशन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन। क्या हो जाता है कि जो हिस्टामाइन का जो रिवर्स इफेक्ट होता है वो ब्रांकोडाइलेशन मतलब ब्रांक्यूल को डायलेट कर देता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड वेसल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल इज ब्लॉक्ड बाय द क्रोमोलिन सोडियम एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो क्या हो जाता है कि हिस्टामाइन क्या करता है, मास्ट सेल रिलीज करता है। यही मास्ट सेल क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ब्लॉक कर दिए जाते हैं क्रोमोलिन सोडियम के द्वारा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के द्वारा, ये दोनों ड्रग होते हैं। फिर H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट आर एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। अब क्या है कि H1 रिसेप्टर एगनिस्ट जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर पे। जब कोई एलर्जिक डिसऑर्डर रहता है तब ये ड्रग दिए जाते हैं। तो ये इस तरह से H1 एंटागनिस्ट हमारा हो गया। H1 एंटागनिस्ट इतना जानिए कि H1 एंटागनिस्ट एक ऐसा ड्रग होता है जो क्या होता है कि एलर्जिक डिसऑर्डर में दिया जाता है और ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मेनली इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप में किया गया है, एक फर्स्ट जनरेशन में किया गया और दूसरा हमारा ये सेकंड जनरेशन में किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या कह रहा है कि दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर रेडली एंड प्रोड्यूस ड्राउसीनेस। अब देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब इसको BBB के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या हो जाता है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो क्या होते हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है कि इस ड्रग को आसानी से अब क्रॉस करने देता है सेल के अंदर, ये है। तो जो होता फर्स्ट जनरेशन का जो ड्रग रहता है, ये फर्स्ट जनरेशन का आप जितने भी एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि ये सभी क्या होते हैं कि ये सभी फर्स्ट जनरेशन के ड्रग जो है BBB बैरियर को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। और इसकी वजह से ये क्या होता है, प्रोड्यूस ड्राउसीनेस मतलब ड्राउसीनेस मतलब सीवियर क्या हो जाता है, स्लीप होता है, सीवियर नींद लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा नींद लगने लगता है, चक्कर आने लगता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे फर्स्ट जनरेशन के। इसी साइड इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए सेकंड जनरेशन का डिस्कवर किया गया। तो देखते हैं सेकंड जनरेशन में क्या गया है कि सेकंड जनरेशन में दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर रीडली दस प्रोड्यूस लेस ड्राउसीनेस। तो इस तरह से देखा गया, इस चीज़ को बात को ध्यान में रखते हुए, ड्राउसीनेस को बात को ध्यान में रखते हुए देखा गया कि ये सेकंड जनरेशन का ड्रग BBB को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से लेस ड्राउसीनेस हो रहा था। ये सारे ये है इसके एग्जाम्पल। इसमें जो सिटरजीन जो हैं बहुत ही फेमस ड्रग होते हैं सेकंड जनरेशन में, ज़्यादातर आप मेडिकल या हॉस्पिटल में देखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, H1 एंटागनिस्ट के क्या हो गए,
ये हमारा क्लासिफिकेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में तो द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन H1 रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड बाय एंटीहिस्टामाइंस या H1 ब्लॉक्स कैटेगराइज इनटू फर्स्ट एंड सेकंड के जनरेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि हिस्टामाइन का एक्शन H1 रिसेप्टर पे होता है, जो क्या कहता है ब्लॉक किया जाता है किसके द्वारा, एंटीहिस्टामाइंस के द्वारा, H1 ब्लॉकर्स के द्वारा। और कैटेगराइज इसको किया गया है, इसको दो में कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में कैटेगराइज किया गया है। और द बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन antihistamine is seen on central and peripheral H1 receptor while that of the second generation antihistamine on peripheral H1 receptor। अब इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन है एंटीहिस्टामाइन ड्रग, ये वर्क करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जबकि सेकंड जनरेशन जो है सिर्फ वर्क करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। ये इसका एक्शन है। दो द सेडेटिव इफेक्ट ऑफ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन आर लेसर एज द कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन, स्टिल दे आर बेनिफिशियली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो सेडेटिव इफेक्ट मतलब जो नींद लगने लगता है, जो ड्राउसीनेस का जो इफेक्ट रहता है वो सेकंड जनरेशन का कम रहता है, लेसर रहता है किसके कंपेयर में, फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। इसीलिए बताया जा रहा है, स्टिल इसीलिए इसमें फिर भी बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए सेकंड जनरेशन का ड्रग। अब इसमें एक्शन देखते हैं कि कब कब हम ये ड्रग दे सकते हैं। तो हिस्टामाइन एंटागनिस्ट के रूप में इसका एक्शन इसका रहता है, और फिर एंटी एलर्जिक रिएक्शन के रूप में इफेक्ट ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंटीकोलिनर्जिक के ड्रग के रूप में इसको दे सकते हैं। एंटी इमेटिक और एंटी टसिक मतलब कफ को रोकने के लिए, एंटी टसिक मतलब एंटी इमेटिक मतलब वोमिटिंग को रोकने के लिए, और एंटी टसिक का मतलब कफ को प्रिवेंट करने के लिए, खांसी को प्रिवेंट करने के लिए। मोशन सिकनेस मतलब प्रेगनेंसी में ये मॉर्निंग सिकनेस है, और मोशन सिकनेस का मतलब हो गया कि यदि हम बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तब हम दे सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के रूप में हम इसको दे सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में इसको देख सकते हैं। और फिर हम ब्लड प्रेशर, यदि हम IV इसको हम देंगे तो IV में क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और विच इज़ नॉट सीन इन केस ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन दीज एजेंट। तो यह है कि यदि हम ओरली दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये है। अब इंडिकेशन, तो इंडिकेशन में हम कब ये ड्रग दे सकते हैं, तो इसका एलर्जिक डिसऑर्डर होने पर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में मतलब सेंसेशन लॉस करने से पहले हम उसको दे सकते हैं। सेडेटिव के जो हिप्नोटिक एनॉक्सियोलिटिक के रूप में, पार्किंसोनिल के रूप में, वर्टिगो रहेगा तब हम दे सकते हैं, मोशन सिकनेस पे, अदर कंडीशन पे, तो हम ये सारे ड्रग दे सकते हैं। और इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो साइड इफेक्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होगा, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फैटिग ये हो जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर, तो ये सब हो सकते हैं। एंटी मस्करनिक इफेक्ट में हम देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, एंटीहिस्टामाइन होगा, फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ सूखने लगेगा, नोज सूखने लगेगा, ब्लड विजन आने लगेगा मतलब हमको दिखाई कम पड़ेगा, ये सब होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब CVS में हम देखते हैं, CVS में एंटीहिस्टामाइन रिजल्ट इन द हाइपोटेंशन एंड पाल्पिटेशन में देखते हैं, हाइपोटेंशन हो जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ट्रैटोजेनिक इफेक्ट, तो ट्रैटोजेनिक इफेक्ट में हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम एंटीहिस्टामाइंस, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ट्रेटोजेनिक इफेक्ट में सीधा साफ जानिए कि यूट्रस में ये पॉइजनस काज कर सकता है, यूट्रस को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये हमारे एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओवरडोज इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा कि रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर फेलियर हार्ट फेलियर हो सकता है, जो डेथ को लीड कर सकता है, ये ओवरडोज की वजह से हो सकता है। अब हमारा क्या है, ये हमारा H1 एंटागनिस्ट एंटीहिस्टामाइंस ये हमारा हो गया। अब H2 एंटागनिस्ट हम देखेंगे, तो H2 एंटागनिस्ट में हम देखते हैं कि सिमिटिडीन ए प्रोटोटाइप वाज द फर्स्ट एजेंट टू बी क्लिनिकली यूज्ड एज एन H2 ब्लॉकर्स। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये सिमिटिडीन ए प्रोटोटाइप का मतलब समझिए, प्रोटोटाइप क्या हो जाता है कि अपने आप में ये H2 एंटागनिस्ट के ग्रुप वाले ड्रग में ये अपने आप में बहुत हेड है कि ये ड्रग बहुत फेमस ड्रग है। वाज फर्स्ट एजेंट टू बी क्लिनिकली यूज्ड एज
H2 ब्लॉकर क्या हो जाता है कि ये H2 ब्लॉकर के रूप में इसको यूज किया जाता है। और द H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पैराइटल सेल और ब्लॉक्ड बाय सिमिटिडीन। ये क्या हो जाता है कि H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर ये पैराइटल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या हो जाते हैं सिमिटिडीन के द्वारा ब्लॉक किए जाते हैं। फिर एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पोटेशियम एटीपेज प्रोटॉन पंप इज प्रिवेंट बाय द एंटागनिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट दीज रिसेप्टर्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन एटीपेज प्रोटॉन पंप के द्वारा ये रोक दिया जाता है एंटागनिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट दिस रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के अगेंस्ट। फिर इसमें बताया जा रहा है कि दस ए डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द लुमेन इज सीन विच इज टर्न इन डिक्रीज द डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑफ द एसिड ऑन म्यूकोसल लाइनिंग। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह से हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन लूमेन में कैविटी में कम हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन जब कम हो जाएगा तो HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, HCl का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की वजह से HCl का प्रोडक्शन होता है, फॉर्म होता है। तो ये नहीं होगा, तो इसी की वजह से हाइड्रोजन HCl का सिक्रेशन कम होने की वजह से ये एसिडिटी में बहुत ही यूजफुल होता है। अब एक्शन देखते हैं। एक्शन क्या हो जाता है कि ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन में HCl सिक्रीशन हाइड्रोजन क्लोराइड सिक्रीशन का क्या हो जाएगा, उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। फिर अदर एक्शन इसका क्या रहता है कि H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट डू नॉट इफेक्ट द H1 रिसेप्टर, द ड्रग मेटाबोलाइज एंजाइम इन द लीवर आर इनहिबिटेड बाय द सिमिटिडीन। तो क्या हो जाएगा, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट क्या हो जाता है, ये H1 रिसेप्टर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है और इसका ये ड्रग मेटाबोलाइज एंजाइम इन लीवर पर क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है सिमिटिडीन के द्वारा। अब इंडिकेशन में देखते हैं कि कब हम देते हैं। तो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, मतलब गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी में क्या हो जाता है कि गैस्ट्रिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। कौन कौन से कंडीशन पे बढ़ता है, हाइपर एसिडिटी हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता होने की वजह से, जोलिंजर इलिशन सिंड्रोम, मतलब क्या हो जाता है कि जोलिंजर इलिशन सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि ये सीवियर होता है, HCl सिक्रीशन का ज़्यादा होने लगता है, या सीवियर पेप्टिक अल्सर कह सकते हो जोलिंजर इलिशन सिंड्रोम को, कि सीवियर पेप्टिक अल्सर। यहाँ पर क्या हो जाता है कि गैस्ट्रिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा होने लगता है, या GERD भी बोल सकते हैं इसमें, कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी होता है। कैन बी ट्रीटेड यूजिंग द H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये होता है कि H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट के रूप में ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये अदर कंडीशन में देखते हैं कि कंडीशन ऑफ रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, स्ट्रेस अल्सर एंड ल्यूकेमिया एसोसिएटेड विद द हाई लेवल ऑफ हिस्टामाइन इन द ब्लड कैन बी ट्रीटेड यूजिंग द H2 रिसेप्टर। मतलब ये हो जाता है, कहने का मतलब है कि जब हिस्टामाइन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तब ये ड्रग हम देते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट की कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट में हम देखते हैं कि सिमिटिडीन रिजल्ट इन द गाइनकोमास्टिया और इम्पोर्टेंस इन मेल। अब गाइनकोमास्टिया का है कि मेल में ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाना, बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, और इम्पोर्टेंस मतलब नपुंसकता आ जाना। और द ड्रग इंट्रैक्शन वाइल अदर H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट एजेंट और लेस टॉक्सिक। तो बताया जा रहा है ड्रग इंट्रैक्शन में कि H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट अन्य के साथ में बहुत लेस टॉक्सिक होता है, कि हम इस ड्रग को किसी अदर ड्रग के साथ हम दे सकते हैं तो इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो हाउएवर दे में रिजल्ट इन दिस CNS इफेक्ट लाइक हेडेक, डिजीनेस, GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट लाइक कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, एथ्रोल्जिया एंड वोमिटिंग। तब इसमें भी बताया जा रहा है कि इसका कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है CNS में, जैसे हेडेक, डिजीनेस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, एथ्रोल्जिया, वोमिटिंग हो सकता है, ये सब है। अब हमारा ये H2 एंटागनिस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा H3 एंटागनिस्ट। तो H3 एंटागनिस्ट हम देखते हैं, ये बहुत ही कम यूज किया जाता है, बहुत ही रेयर यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में हमारे है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें मेनली 2 ड्रग हैं, थायोपेरामाइड और क्लोबेनप्रोपिट have been identified as H3 receptor antagonist. However, the usefulness of these agent is still not clear. यहाँ पर देख लो क्लियर बता दिया गया है कि थायोपेरामाइड और क्लोबेनप्रोपिट आइडेंटिफाई किया गया है H3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट के रूप में, लेकिन इसका
इसके यूज को क्लियर अभी नहीं बताया गया है कि इस एजेंट को H3 रिसेप्टर के रूप में क्लियरली हम यूज कर सकते हैं, ये क्लियर नहीं बताया गया है। फिर H3 रिसेप्टर प्रेजेंट आर प्री सिनेप्टिकल इन सेरिब्रल histaminergic neurons are used potential in neuropsychiatric especially in cognition impairment। तो यहाँ पे पता चला कि जो H3 रिसेप्टर होता है प्रेजेंट होता है प्री सिनेप्टिकल में प्रेजेंट होता है और सेरिब्रल हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, जो कहाँ यूज किया जाता है, जो इन फ्यूचर में न्यूरोसाइकेट्रिक में यूज किया जाता है। मतलब क्या हो जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यूज किया जाता है। फिर दिस इज बिकॉज H3 एंटागनिस्ट इनवर्स एगोनिस्ट हेल्प इन द इम्प्रूविंग अटेंशन लर्निंग वेकफुलनेस एंड आल्सो इन कन्वर्सन विदाउट द प्रोड्यूसिंग सेडेटिव इफेक्ट। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि H3 एंटागनिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि अटेंशन को, लर्निंग वेकफुलनेस को और कन्वर्सन को इम्प्रूव करता है बिना सेडेटिव इफेक्ट के। फिर H3 रिसेप्टर रिड्यूस द रिलीज ऑफ हिस्टामाइंस इन एंट्रोक्रोमैफिन है, सॉरी स्लाइड थोड़ा गायब हो गया था। ठीक है, तो हम आ गए हैं, फिर हमारा स्लाइड आ गया, टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि H3 रिसेप्टर जो हमारा था, H3 रिसेप्टर क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर दे रहा था हिस्टामाइन के रिलीज को, क्या कर दे रहा था, रिड्यूस कर दे रहा था इन क्रोमैफिन सेल्स में, स्टमक के क्रोमैफिन सेल के द्वारा। फिर दिस इज माइनर एक्शन विच रिजल्ट इन द रिड्यूस एसिड सिक्रेशन। क्यों क्या है कि यहाँ पर इसलिए बताया कि ये माइनर एक्शन इसका रहता है जो HCl के प्रोडक्शन को कम कराता है। मेजर एक्शन जो HCl के प्रोडक्शन को कम कराने का काम है H2 एंटागनिस्ट का, ना कि H3 एंटागनिस्ट का, ये है। फिर कंट्रा इंडिकेशन में देखते हैं कि कब ये मेडिसिन नहीं देना है, H3 एंटागनिस्ट कब नहीं देना है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मतलब मैं ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क को नहीं देना, मदर को नहीं देना है। फिर रीनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट, मतलब किडनी और लीवर डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देना। एरिथमियाज, मतलब हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देना है, ये है। फिर इंट्रैक्शन में हम देखते हैं कि इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि इस ड्रग का किसी और अदर ड्रग के साथ क्या एक्शन हो सकता है, ये होता है इंट्रैक्शन। तो मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर डाइफेंड्रामाइन may cause anticholinergic effect to last longer it used with a monoamine inhibitor। तो क्या बताया जा रहा है कि डाइफेनिहाइड्रामाइन का यदि हम यूज करेंगे मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ में, तो इसका इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जैसा रहेगा, वो भी लंबे समय तक रहेगा, ये बता रहा है। फिर नेक्स्ट बता रहा है इसमें कि कीटोकोनाजोल और एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, फेक्सोफेनाडाइन डोजेज कुड बिकम हाई एंड रीच टू डेंजरस पॉइंट। तो क्या बताया जा रहा है कि कीटोकोनाजोल या इरिथ्रोमाइसिन फेक्सोफेनाडाइन के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये डेंजरस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और इफ़ इट इंटरेक्ट विथ इरिथ्रोमाइसिन और कीटोकोनाजोल, वही चीज़ बता रहा है कि इन दोनों के कांटेक्ट में दिया रहा है तो ये डेंजरस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पॉइजनस काज कर सकता है, तो हम इनको साथ में नहीं दे सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया कि एंटी हिस्टामाइन कंप्लीट हो गया। तो एंटी हिस्टामाइन में हमने देखे H1 एंटागनिस्ट, H2 एंटागनिस्ट, H3 एंटागनिस्ट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, एंटीप्लूराइटिक्स टॉपिक है। तो एंटीप्लूराइटिक्स टॉपिक अब हम कंप्लीट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीप्लूराइटिक्स, ये भी बहुत ही कॉमन देखने को हमको चारों मिलते हैं। तो अब देखते हैं एंटीप्लूराइटिक्स। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एंटीप्लूराइटिक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ फ्रॉम डर्मेटाइटिस या रैशेज ब्रॉट ऑन बाई एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, पॉइजन, EV, हाइव्स एंड ड्रग्स बग बाइट्स। तो बताया जा रहा है कि एंटीप्लूराइटिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए। यदि कोई रैशेज हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं,
या ईचिंग होने लगते हैं तो हम इनको देते हैं बहुत, जैसे कोई इसने क्या होता है कि मतलब कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया या एलर्जी होने लगा तो हम देखते हैं एंटीप्रोराइटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बताया जाता है क्यों होता है, किसकी वजह से आता है। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स या पॉइजन ईवी क्या हो जाता है कि जैसे क्या होता है कि मतलब खेतों में या कोई ऐसे छोटे प्लांट होते हैं जिसके संपर्क में हम आते हैं तो हमारे स्किन पे क्या हो जाते हैं, ईचिंग होने लगते हैं, बहुत एलर्जी होने लगते हैं, बहुत चकते चकते से आने लगते हैं और तो ऐसे होते हैं। तो ये पॉइजन ईवी होता है। हाइव्स होते हैं, तो हाइव्स क्या हो जाते हैं, हाइव्स क्या होते हैं, एक स्किन रेसेज होते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है कि रिएक्शन ऑफ फूड की वजह से हो जाता है, फूड एलर्जी हो कह सकते हैं। एंड बग बाइट्स, तो बग बाइट्स भी होते हैं। तो बग बाइट्स क्या हो जाता है कि बग बाइट्स में इंसेक्ट बाइट कर लेता है, कोई भी कीट मकोड़े कुछ भी काट लेते हैं तो उसकी वजह से जो एलर्जी होता है। तो ये इन सभी में क्या हो जाता है, एंटीप्रोराइटिक्स ड्रग्स देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दे प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम ईचिंग आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट दैट कंटेन। तो क्या हो जाते हैं कि ये बताया जा रहा है कि यदि हम इसको एंटीप्रोराइटिक्स ड्रग यदि दे सकते हैं ईचिंग में दे सकते हैं, या इसको हम अलोन दे सकते हैं, मतलब सिंगल डोज में दे सकते हैं, या तो किसी और ड्रग के कंबाइन के साथ में भी दे सकते हैं, जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स सच एज दोज इंडिंग इन केन्स, जैसे बेंजोकेन्स या लिग्नोकेन्स होते हैं। तो बेंजोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन्स ये क्या हो जाते हैं, ये एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं। फिर ड्राइंग सब्सटेंस क्या हो जाता है कि जो स्किन को ड्राई करने हैं, एक कैलामाइन होते हैं। फिर कैलामाइन क्या होता है, थर्ड हमारा क्या है कि ये लोकली अप्लाइड और टेकन ओरली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट। ये बताया जा रहा है कि यदि हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं या ओरली लेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। फिर सिस्टमेटिक एंटी हिस्टामाइन गिवन ओरली, ये क्या होता है, सिस्टमेटिक लेंगे तो हम ओरली देंगे, ये होता है। तो ये हमारा हो गया। इसमें अब हम इसमें देखते हैं कि एंटीप्रोराइटिक्स के साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इंक्लूड स्किन रेसेज, इरिटेशन हो सकते हैं, ए बर्निंग एंड स्टिंग सेंसेशन हो सकते हैं, एलर्जिक रेस्पॉन्सेज हो सकते हैं। फिर चिल्ड्रेन पैराडॉक्सिकल एजिटेशन और सेडेशन विथ एंटीहिस्टामाइंस पीओ यूज, मतलब पर ओरल यूज। तो इसमें चिल्ड्रेंस पैराडॉक्सिकल एजिटेशन का मतलब ये हो जाता है कि अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स या अनलाइक रिस्पॉन्स विद द ऑर्डर या स्मेल। मतलब क्या हो जाता है कि इसका ऑर्डर जो रहता है, इसका जो स्मेल रहता है बहुत ही बैड रहता है। इसकी वजह से बच्चों को जो होता है वो मतलब इसका स्मेल बहुत बेकार लगता है। बड़े जो रहते हैं तो थोड़ा बहुत अपने मतलब ज़्यादातर सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बहुत इससे इरीटेट होते हैं। फिर कंट्रा इंडिकेशन मतलब ये ड्रग कब हमको ये नहीं देना है। कंट्रा इंडिकेशन में देखते हैं, कंट्रा इंडिकेशन में तो एंटीप्रोराइटिक और कंट्रा इंडिकेशन में देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, कंट्रा इंडिकेशन फॉर डिलेड हीलिंग ऑफ ओपन वुंड्स ट्रीटेड विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ यदि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हम यूज कर रहे हैं तो इसका क्या है कि ये वुंड को क्या कर देगा, डिले कर देगा, वुंड को क्या कर देगा, डिले कर देगा। ये है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देता है। फॉर सस्टेन यूज स्पेशली कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी बताया जा रहा है कि यदि है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से तो हमको जैसे रिलीफ हो जा रहा है, ईचिंग तो नहीं हो रहा है, तो इसका ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हमको रिलीफ हो रहा है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही लेते रहें, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि हमारी इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर रहा है। तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने की वजह से हम इसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। और द कैंस फॉर दोज हु आर एलर्जी, अब ये नहीं है कि जिसको एलर्जी हो रहा है तो हम कैंस लगा दें, कैंस मतलब एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया हम लगा देंगे तो ऐसा नहीं है भाई सेंसेशन लेस हो जाएगा, सेंसेशन लॉस हो जाएगा तो हम एनेस्थीसिया लगाते हो एलर्जी ही ना हो, तो ये हम नहीं दे सकते हैं। तो ये सब हम नहीं करना हमको। अब देखते हैं कॉमन मेडिकेशन, इसमें कॉमन कौन कौन से ऐसे मेडिकेशन हैं एंटीप्रोराइटिक्स में या एंटीपिरेटिक्स भी इसको बोलते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें देख लीजिएगा, इसमें मेनली इसमें लिखे हुए हैं, सब ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है। एजिटाडाइन का कार्बिनोएक्जिमाइन, फेनिरामिन मैलेट और क्लोरफेनिरामिन मैलेट, ये ज़्यादातर देखेंगे जो एबिल के नाम से आता है, और डेक्सोक्लोरफेनिरामिन या प्रोलेमामाइन, और फिर डाइफेनिड्रामाइन या बेनाड्रिल, ये ज़्यादा आता है। तो ये और ये दो ड्रग जो है आपको, दो ड्रग ये ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा।
हॉस्पिटल या मेडिकल में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे फेमस जो ड्रग है जो ज़्यादातर मेडिकल वाले देते रहते हैं वो सिटरजीन और लीवोसिटरजीन 10 mg का ये देते रहते हैं, ये ज़्यादातर मेडिकल वाले यूज करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि हम आज के क्लास में यूनिट 7 में हमारा क्या था, इंटेगुमेंट्री सिस्टम में यूज होने वाले जो ड्रग है इन सभी में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हमारा एंटी हिस्टामाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं और एंटी प्रोराइटिक्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक हमारा क्या बच रहा है? टॉपिकल यूज फॉर स्किन। तो टॉपिकली यूज फॉर स्किन में इसमें 4 हमारे पॉइंट आएंगे, 4 ड्रग आते हैं और 4 ड्रग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो कि कहाँ मतलब बर्निंग में कब यूज होता है और इन पर क्या जो एलर्जी जो रहेगा, बड़े बड़े जो चकत्ते आने लगते हैं स्किन में, कहाँ यूज होता है। तो ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइज, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि जितने लोग ये हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और जो भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए अच्छा से अच्छा क्लास लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।